हेलो एवरीवन, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस लेक्चर नंबर 5। अब तक हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था लेक्चर नंबर 3 में कि वेक्टर है क्या, इस वेक्टर के बेसिक फीचर्स क्या होंगे, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक वेक्टर को सेलेक्ट करने में मदद करती हैं। जिसमें से हमने ये देखा था कि एक और पॉइंट होना चाहिए वेक्टर के पास। दूसरा, इस वेक्टर के पास एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए which will help us to select transformants versus नॉन transformants. देन तीसरी चीज़ थी कि उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एन एमसीएस, एंड देन उसका एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये पहली वीडियो थी। फिर दूसरी वीडियो में हमने देखे थे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है और उनका डिटेल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वेक्टर का। तो उन एग्जाम्पल्स में हमने देखा था एक तो PBR322, देन वी डिस्कस्ड अ लिटिल बिट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ PUC8 कि इसमें लाइक Z जीन मिलेगा। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट TI प्लाज्मिड ऑफ एगेरोबैक्टीरियम tumefaciens. Now this third and final lecture about vector, we will deal here with सिलेक्टेबल मार्कर कि सिलेक्टेबल मार्कर यूज कैसे होता है एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी में, इसका गोल क्या है, एम क्या है, हमें कैसे हेल्प करेगा, तो वो सारी चीजें। ठीक है, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं हम कि मान लो मेरे पास कोई एक प्लाज्मिड है। ठीक है, लेट्स से दिस इज द प्लाज्मिड और अ वेक्टर, और इस वेक्टर में मेरे पास ये यहाँ पर ऐसे ब्लू कलर का एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, और मेरे को ये डालना है किसी एक नॉर्मल ई कोलाई में जिसमें कि नॉर्मली कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नेचुरली नहीं है। तो नेचुरली इसमें ए आर जी नहीं है, बट आई वॉन्ट टू इंसर्ट दिस ए आर जी इंटू दिस ई कोलाई। ठीक है, तो क्या होता है लैब में जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास ऐसे एक, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शंस करवा रहे हैं लैब में, तो इसमें यहाँ पर हज़ारों डिफरेंट ई कोलाई बैक्टीरिया मिलेंगे। हमने इनको प्रॉपरली ट्रीट करा है, जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस थी हमने वो प्रोसेस फॉलो करी, और साथ में यहाँ पर हमने क्या डाला हुआ है, अपना वेक्टर विद ए आर जी। तो इसकी भी बेटा मल्टीपल कॉपीज मिलेंगे। अब एक डालेंगे, एक से तो कोई फायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो ये नीचे डॉट्स दिख रहे हैं उनमें हमारा ए आर जी पहुँच जाए, तो जिसके लिए हमारे पास इस वेक्टर के भी मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग कि ये वाली चीज़ें हम इनके अंदर मिक्स करें, एंड देन हम वी वांट टू सी कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनमें से कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उठाया है और किन्होंने नहीं उठाया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को एक सिंपली एक प्लेट चाहिए। लेट सपोज दिस इज द पेट्री डिश दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ऐसे इस पेट्री डिश में कोई भी यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम होगा अगार अगार का, और ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जिस पर ये बैक्टीरिया नॉर्मली ग्रो कर जाएंगे। वट आई विल डू इज, मैं यहाँ से सिंपली थोड़े से ही बैक्टीरिया उठाऊंगा एक पाइपेट में। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पूरा 10 ml है, मैंने बस 1 ml उठा लिया, यहाँ से 1 ml वॉल्यूम पिकअप करी। उस 1 ml में कुछ लिक्विड पोर्शन मिलेगा, कुछ इसमें बैक्टीरिया भी मिलेंगे। होपफुली उसमें ऐसे होंगे कि जिसमें हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उन्होंने उठा लिया होगा, पर गारंटी नहीं है ना कि सब ने उठाया होगा या सभी ई कोलाई के अंदर वो ए आर जी जीन गया होगा। किसी में गया होगा, किसी में नहीं गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको उठा के इसमें इधर ऐसे प्लेट कर देंगे, और प्लेट करने का मतलब है कि एक वॉल्यूम हमने ऐसे उठाई और इसको ऊपर ऐसे फैला के रख के छोड़ दी। आफ्टर सम टाइम एक प्रॉपर लेट सपोज 24-25 घंटे हो चुके हैं, एंड अब हमें कुछ कॉलोनीज दिख रही हैं अंदर बैक्टीरिया की। ठीक है, ऐसे मल्टीपल कॉलोनीज बन चुकी है, बट अब मेरे को ये नहीं पता कि इन ग्रीन कॉलोनी जो हैं उनमें से कौन सी कॉलोनी ऐसी हैं बैक्टीरिया की जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है और किन के पास नहीं है ना। बट मेरे को तो वो चाहिए। अब मेरे को इस पूरी कॉलोनी में से, इन सब में से मेरे को वो सिलेक्ट करना है जिनकी इकोलाई के अंदर ए आर जी जीन गया है, एंड आई ऑल्सो नीड टू सेपरेट जिनके अंदर ए आर जी जीन नहीं गया है। तो उसी के लिए फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एंड ये एक्सपेरिमेंटेशन का बेस क्या है कि यहाँ पर हमें सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज व्हाट वी कॉल एज रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी हमें ये देखना ही, अगेन जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी
जब प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे, बाकी की चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी। तो एक तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल और देखना आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। इस फोटो में तुम्हें दो कॉलोनी दिख रही होंगी। एक तो जो हमारे पास यही, बट यही है वो कॉलोनी जिसकी हम बात कर रहे थे। ये तो पेट्री डिश हो गई, ये पेट्री डिश है, ये पेट्री डिश है। इसमें ये छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है जितने तुम्हें स्पॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ दीज आर द वंस हु आर नॉर्मल। नॉर्मली ऐसे दिखते हैं हमें, इकोलाई मान लेंगे इनको, ठीक है। अब जो ये वाले हैं ना, जो ग्रीन चमक रहे हैं, ये मेरे पास ऐसे इकोलाई हैं, दीज आर दी इकोलाई जिनके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई है। यानी कि दीज पर्टिकुलर इकोलाई, दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि ये नेचुरल नहीं दिख रहे। और इसमें बेटा मॉडिफाई हमने किस सेंस में करा है कि यहाँ पर हमने एक ग्रीन कलर का प्रोटीन इनके अंदर डाला हुआ है जिसकी वजह से ये हरे चमक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सिलेक्टेबल मार्कर क्या होगा, वो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन होगा जो चमक रहा है, जिसकी वजह से मैं इनको क्लियरली देख पा रहा हूँ कि किस बैक्टीरिया में वो प्रोटीन है, किस में नहीं है। अब जिस बैक्टीरिया में प्रोटीन है वो चमक रहा है, जिसमें नहीं है वो नहीं चमक रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का मेरा सिलेक्टेबल मार्कर है। बट ये सिलेक्टेबल मार्कर कैसा है, दिस इज विजुअल, और ये थोड़ा सा हायर लेवल पे हम इसके साथ डील करते हैं। बट हमें अभी क्लास 12th में जो डील करना है वो हमें ये देखना है कि हाउ डू वी यूज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एज सिलेक्टेबल मार्कर। हम एक अपना हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। मेरे पास एक वेक्टर है एंड द टाइप ऑफ वेक्टर दैट आई एम डायरेक्टली यूजिंग इन दिस केस इज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो बेटा रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होगा, जिसमें हमारे पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा। दिस इज द वेक्टर and it has an antibiotic resistance gene, this blue color, और ये हम मान लेते हैं this provides resistance against kanamycin। अब kanamycin कुछ नहीं, बस एक एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन कि ये कैनामाइसिन के ऊपर इसके ऊपर काम नहीं करेगी, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के ऊपर, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की मैंने मल्टीपल कॉपीज बना ली एज यूजुअल, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली क्रिएट मल्टीपल कॉपीज, बट एक थोड़ा सा छोटा साइज ले लेते हैं। इसमें कलर सेम रहेगा उनका, बार बार लेबलिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। यू गेट द पॉइंट कि हमने ऐसे बहुत सारी इनकी मल्टीपल कॉपीज बना ली हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें अपनी एक बैक्टीरियल कॉलोनी लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं। अब हम ये क्या करेंगे, ये वाला ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे, लेट्स सपोज ऑल दीज वेक्टर मॉलिक्यूल्स नाउ दे आर ऑल्सो इनसाइड अ सॉल्यूशन, एंड अब हमने वो यहाँ से उठा के ऐसे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिए। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जाने के बाद कुछ बैक्टीरियल सेल इस पूरे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को पिकअप कर लेंगे, उस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाएगा और किसी के पास नहीं पहुंचेगा। तो जब इस चीज़ को हम ऐसे जूम आउट करके देखेंगे तो क्या दिखेगा, लेट्स सपोज दिस इज एन ई कोलाई, और ऐसा ही एक ये वाला केस बनेगा। तो बेटा नॉर्मल ई कोलाई के पास क्या होगा, अपना क्रोमोसोमल डीएनए है, इसके पास अपना क्रोमोसोमल डीएनए है। सम ऑफ देम विल हैव दिस वेक्टर, एक के पास है और इस दूसरे के पास नहीं है। तो ये पहला इकोलाई है, ये दूसरा इकोलाई है। तो जिसके पास हमारा वेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, इसको हमने क्या बोला हुआ था, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अच्छा, और ये मेरा क्या होगा बेटा, सेकंड वाला, दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब इसको सिलेक्ट करने का सबसे बढ़िया चीज़ क्या होगी कि मैं इसको इधर ऐसे इनको निकाल के इस टेस्ट ट्यूब से इधर ऐसे एक प्लेट पे प्लेट कर दूँ। लेट्स सपोज ऐसे सर्कुलर ही ले लेता है। दिस इज अ पेट्री प्लेट, and this petri plate, it contains a nutrient medium
जो बैक्टीरिया के ग्रोथ फैक्टर्स हैं, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन लेके रखते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट मीडियम होगा। बट इस न्यूट्रिएंट मीडियम में एक चीज़ और है, दिस इज द न्यूट्रिएंट मीडियम। लेट सपोज केस में लेके चलते हैं, दिस इज प्लेन न्यूट्रिएंट मीडियम, और हमने यहाँ से इन कुछ बैक्टीरियल सेल्स को उठा लिया एंड उठा के इधर ऐसे प्लेट कर दिया, ठीक है। तो क्या लग रहा है बेटा, प्लेट करने के बाद इधर कुछ टाइम के बाद ऐसे बहुत सारी मल्टीपल बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाएंगी। बट क्या अभी भी हमें ये पता है कि इनमें से ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा? तो हमें नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिमिलरली एक ऐसा लेंगे, दिस इज अगेन अ पेट्री प्लेट, और इसमें भी न्यूट्रिएंट मीडियम है, बट अब की बार इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने दवाई ऐड करी हुई है, एंड दैट एंटीबायोटिक इज केनामाइसिन। So this is nutrient medium with kanamycin, and remember kanamycin एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक क्या करेगी, बैक्टीरिया को मार देगी, लेकिन इस सेकंड नंबर वाले बैक्टीरिया को मारेगी कि फर्स्ट नंबर बैक्टीरिया को की डेथ हो गई? तो सीधी सी बात है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया में कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो इट विल सिंपली किल ऑल दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म करेंगे वो कैसे होने वाले हैं, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया ग्रो करेगा। तो अगर प्लेन न्यूट्रिएंट मीडियम की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट भी ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी ग्रो करेंगे। लेकिन इस न्यूट्रिएंट मीडियम विद केनामाइसिन में अगर हमें कोई बैक्टीरिया दिखता है, अगर कोई कॉलोनी दिखती है बैक्टीरिया की, तो वो सारी कॉलोनी कैसी होने वाली हैं, ऑल दीज 3 कॉलोनीज आर द वंस which have transformant bacteria। क्या ये चीज क्लियर हुई कि हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प्स अस टू सेलेक्ट बैक्टीरिया दैट आर ट्रांसफॉर्मेंट? ये पहली चीज थी, दैट इज नॉर्मल। अब हम आगे चलते हैं। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था वेक्टर के साथ, दैट वाज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, that was insertional inactivation। मान लो मेरे पास ये GUI था, ठीक है, और इस GUI में बेटा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, अगेन रेड वन, दिस इज दी ARG। अब ये तो नॉर्मल मैंने अपना वेक्टर ले लिया, ठीक है, वेक्टर विद ARG। मैंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करते हुए इस ARG के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, ऐसे ग्रीन वाला। तो तुम्हें क्या लगता है, ग्रीन वाला इज दिस ARG एंड इनसाइड द ARG वी हैव GUI। तो कौन सा ARG फंक्शनल होगा, केस 1 वाला फंक्शनल होगा, ठीक है। तो इन दिस केस ARG इज फंक्शनल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, ARG इज नॉन फंक्शनल। कोई भी एंटीबायोटिक वाला ARG हो वो नॉन फंक्शनल होगा। तो जब तक ARG फंक्शनल है उसका मतलब क्या होगा कि दिस कैन सर्वाइव इन एंटीबायोटिक, इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। बट बेटा अगर ARG नॉन फंक्शनल हो गया, देन दिस टाइप ऑफ वेक्टर, और ये वेक्टर जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। तो दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन और दिस केस टू, इट कैन नॉट survive in presence of antibiotics। ये ठीक है। तो यही था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे वो देखो। अब नॉर्मल हमारे पास जो वेक्टर होते हैं उसमें ARG मिलता ही मिलता है, ठीक है। दिस इज अ प्लाज्मिड वेक्टर एंड राइट हियर वी हैव आवर ARG। अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम इसमें अपना GUI इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। बट मैंने जैसे कि पहले बताया था, ज़रूरी नहीं है कि GUI का इसमें GUI इंसर्ट हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर GUI की ग्रीन कलर वाला पार्ट, दिस इज GUI, ठीक है, एंड रेड में क्या होगा बेटा, हम ARG लेके चल रहे हैं, नॉर्मल अपना ब्लैक वाला पूरा प्लाज्मिड का पार्ट है। तो
अगर उसमें जी वाई लग जाता है तो इसी चीज़ को हमने क्या बोला था, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, और अगर नहीं लग रहा था तो दैट वाज नोन एज नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अब अगेन देखो ये चीज़ समझो थोड़ा ध्यान से कि हम जितने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सारे टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं। मैंने क्या करा, मैंने नॉर्मल टेस्ट ट्यूब ली। अब टेस्ट ट्यूब नहीं होता, एक छोटी टेस्ट ट्यूब होता है जो हम बायोटेक में यूज़ करते हैं, उनको एपेंडोफ बोलते हैं, बट अगेन दैट इज़ अ शॉर्ट वर्जन। नॉर्मल आपकी टेस्ट ट्यूब 12 से 15 ml की होती है, एपेंडोफ 1 से 2 ml के बीच की रेंज में आती है। वो सब टेक्निकलिटी छोड़ दो, मान लो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने अपने वेक्टर्स रखे हुए हैं। नॉर्मली तो मैं नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर लूँगा फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये लो, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हैं इनमें, एंड इन्हीं नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं। अगेन लेट्स सपोज दीज आर दी 3। हम बस ये इतना ही लेके चल रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। अब यहाँ पे इनका साइज़ बड़ा छोटा दिख रहा है, बट टेक्निकली ये सारे सेम साइज़ के हैं, ये चीज़ भी याद रख के चलना। अब मैंने क्या करना है, मैं अगर अपना जी वाई यहाँ पर डालूंगा तो मेरे को यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई विल इन पुट माई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस टेस्ट ट्यूब में, वो इसको काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद मैं क्या डालूंगा, अपना जी वाई यहाँ पर डालूंगा इसी टेस्ट ट्यूब में, और जी वाई डालने के बाद मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँगा, एक चीज़ और, आई विल ऑल्सो ऐड DNA लाइगेज। तो इन सारी चीज़ों की मदद से होगा क्या कि हो सकता है वो मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इनमें से किसी एक के ऊपर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 100% मैंने जितने वेक्टर लिए थे वो सारे के सारे 100% वेक्टर मॉलिक्यूल्स वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, नहीं होता। एफिशिएंसी मैटर करती है, एफिशिएंसी कुड बी 20%, 30%। तो मान लो इन तीन में से बेटा सिर्फ ये वाला एक वेक्टर है जो मेरा ट्रांसफॉर्म हुआ है, या ये वाला वेक्टर है जो रिकॉम्बिनेंट होगा, ये दोनों मेरे नॉर्मल के नॉर्मल ही रहे। अब मेरे को तो पता नहीं है टेस्ट ट्यूब में अंदर, तो मैं झांक के देखूंगा नहीं कि कहाँ पर जी वाई लगा है, कौन से वेक्टर पीस में कौन से में नहीं, क्योंकि ये सारा सोल्यूशन में मिक्स चल रहा है। अब मैंने क्या करा, मैंने ये वाला सोल्यूशन उठाया और लेट सपोज अब इसी में मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि मैंने इसी में यहाँ पर क्या डाल दिया, ई कोलाई के बैक्टीरिया डाल दिए। तो हो सकता है कोई बैक्टीरिया इसको पिकअप कर लेगा, कोई बैक्टीरिया इसको पिकअप कर लेगा, कोई बैक्टीरिया किसी को भी पिकअप नहीं करेगा, पर्पल वाले ई कोलाई बैक्टीरिया, और किसी ई कोलाई बैक्टीरिया में मेरा ये वाला केस होगा। तो क्या हो सकता है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो सिर्फ ये वाला ई कोलाई चाहिए ना, सारी कहानी इसी के ऊपर बायोटेक की। मेरे को तो ना ये वाला ई कोलाई चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए। ठीक है, अब इन चीज़ों का सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए इनकी नेमिंग ज़रूरी है कि जो मेरे पहले ये दोनों थे, ये वाला और ये वाला जो ई कोलाई बैक्टीरिया होगा, इनमें ए आर जी फंक्शनल है, दे हैव ए आर जी फंक्शनल। लेकिन मेरे जो नीचे दोनों वाले बैक्टीरिया हैं, या तो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जिसने पिकअप ही नहीं करा, या नॉन रिकॉम्बिनेंट भी नहीं पिकअप करा, और जिसने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर पिकअप कर लिया वो, उन दोनों के अंदर ही ए आर जी इज नॉन फंक्शनल। क्या ये वाली चीज़ समझ आई, ये चीज़ ज़रूरी है स्पेसिफिकली इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में ARG is non-functional due to insertional inactivation. Now, how do I separate these two? ये और ये, मेरे को सीधा सा एक काम करना है कि मैं इनको उठा के किसके ऊपर डाल दूंगा, एंटीबायोटिक मीडिया के ऊपर डाल दूंगा। तो जब भी इस मीडिया में या इसी में मान लो मैंने ऊपर से ऐसे एंटीबायोटिक डाल दी, एक्सपेरिमेंट की लास्ट स्टेज में आई पुट सम अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक, उस एंटीबायोटिक की वजह से क्या होगा बेटा, ये जिंदा रहेगा, ये जिंदा रहेगा, लेकिन ये मर जाएगा और ये भी मरेगा। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में जो मरे हुए सेल्स होंगे मेरे को तो वो चाहिए, है ना, तो क्योंकि उसमें ये वाला भी है और ये वाला केस भी है, बट मेरे को इन दोनों के बीच में सेपरेशन करना है। तो दिस इज वेयर एंटीबायोटिक और सेलेक्टेबल मार्कर कम्स इन रोल। तो होगा क्या, ये चीज़ देखो, दिस इज द बेस जो हम PBr 322 के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, जब हम PBr 322 बना के ले रहे थे, दिस वॉज P
BR322। इट हैज़ एन ओरी पॉइंट हेयर। मैं पूरा स्ट्रक्चर दोबारा नहीं बना रहा। यहाँ पर एम्पेसिलिन की रेजिस्टेंस वाला जीन था और ये टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस वाला जीन था। क्लोनिंग साइट कौन कौन सी थी? यहाँ पर था बेटा PST1 और ये था PVU1। ठीक है। सिमिलरली इधर हमारे पास था BAM-H1 और ये था SAL1 और इन दोनों के बीच में यहाँ पर था हमारे पास EcoR1 की साइट थी, है ना, और फिर CLA1 की थी एंड देन आई हैव द साइट फॉर HIND3। कुछ ऐसा चल रहा था एंड देन अगेन ROP प्रोटीन एंड PVU2 था, नहीं चाहिए। What I am doing in this case is let us suppose मेरा जो GUI का इंसर्ट था वो मैंने AMPR में डाल दिया। ठीक है। आई यूज़ द PST1 साइट कट करने के लिए और उधर मैंने अपना GUI डाल दिया। तो तुम्हें क्या लग रहा है अब की बार कौन सा AMPR रेजिस्टेंस वाला जो जीन था वो फंक्शनल होगा कि नॉन फंक्शनल? इन दिस केस द AMPR इट बिकम्स नॉन फंक्शनल due to insertional inactivation, but the tetracycline resistance gene is still functional। ये चल रहा था। अब ये वाला वेक्टर जब इकोलाई इसको पिकअप करेगा तो याद है हमने एक बार किसी लेक्चर नंबर 2 या 3 में देखा था कि हम ऐसे 4 इकोलाई के पीस बना रहे थे, इसीलिए 4 इकोलाई ले रहे थे अलग अलग। हो सकता है बेटा इस इकोलाई के अंदर केस 1 ये हो सकता है कि इन दिस केस देयर इज नो वेक्टर, इसने वेक्टर को उठाया नहीं, इसके अंदर इधर सिर्फ क्रोमोसोमल DNA है। ये पहला केस है। हो सकता है हमारे पास दूसरा केस आया हो जिसमें क्रोमोसोमल DNA हो, उसने वेक्टर को भी उठा लिया हो लेकिन इस वेक्टर के अंदर GUI नहीं था, दिस वाज GUI लेस, हियर वाज नो GUI। एक ये केस आ सकता है। ठीक है। थर्ड जो केस आ सकता है मेरे पास वो आ सकता है कि इसका क्रोमोसोमल DNA था, इसने वेक्टर भी उठा लिया और इस वेक्टर के अंदर बेटा जो इधर मेरा GUI था वो GUI आ गया। तो नाउ GUI इज प्रेजेंट और GUI प्रेजेंट होने की वजह से जो एम्पेसिलिन की रेजिस्टेंस थी इसकी वो तो ख़त्म हो गई लेकिन टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस अभी भी है, क्योंकि मैं इसको कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, टेट्रासाइक्लिन अभी देखो फंक्शनल था क्योंकि आई हैव इंसर्टेड जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन। मैं यही केस लेके चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अब मेरे को इस वाले की ज़रूरत ही नहीं है। इनमें से पहले तो सबसे पहले जो तुम्हारा काम बनता है यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है। तो जो पहला केस है बेटा इसके अंदर कोई वेक्टर ही नहीं आया है तो दिस इज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। ठीक है, दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नाउ इन केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड, इन्होंने वेक्टर को उठा लिया तो ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है और सेकंड एंड थर्ड बोथ विल बी नोन एज ट्रांसफॉर्मेंट एंड ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है। बट मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों ट्रांसफॉर्मेंट में हम क्या कहेंगे कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर किसके पास है या GUI किसके पास है? वो थर्ड के पास है, सेकंड के पास नहीं है। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। Now, how do I use this antibiotic resistance media is, let's suppose I'm doing something कि मैंने इस पूरी बाउंड्री को ही अपनी अगार मीडिया की प्लेट बना लिया, पिंक बाउंड्री को। ठीक है। और जो इसमें पिंक शेडिंग दिख रही है वो सारी शेडिंग मीडिया की है और मैंने वहाँ पर एंटीबायोटिक डाल दी। मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं एम्पेसिलिन डाल सकता हूँ या मैं टेट्रासाइक्लिन डाल सकता हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स whenever I use a tetracycline resistance gene, तो इसमें एज वाइज मैंने इसमें पहले डाल दी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। तो क्या लग रहा है जो नॉन वेक्टर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था वो जिंदा रहेगा? नहीं, इसके अंदर कोई भी ARG जीन नहीं है, इट हैज़ नो ARG, तो पहली बार में तो इसकी डेथ हो जाएगी। अब ट्रांसफॉर्मेंट बचा मेरे पास दूसरा और तीसरा। ठीक है। दूसरे के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। बट दूसरे में GUI नहीं था तो इसमें जो एम्पेसिलिन का
रेजिस्टेंस है वो भी काम कर रहा है एंड जो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस है वो भी काम कर रही है। यानी कि ये जो सेकंड वाला है वो दोनों मीडिया में सर्वाइव कर लेगा। इसको एम्पिसिलिन में रखो या टेट्रासाइक्लिन में, ये सर्वाइव करेगा। तो टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि जो सेकंड वाला था वो सर्वाइव कर गया, जो थर्ड वाला था वो भी टेट्रासाइक्लिन पॉजिटिव है बेटा, वो भी सर्वाइव कर जाएगा, बट जो फर्स्ट वाला था उसकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ किसकी हुई है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की, और सर्वाइव कौन से कर गए? मेरे ट्रांसफॉर्मेंट वाले बैक्टीरिया। बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये देखना है कि जो सर्वाइव करे हैं उनमें से GY किसके पास है। तो मैं जो सेकंड स्टेज होगी मेरी एक्सपेरिमेंट की, अब मैं इस सेकंड नंबर और थर्ड नंबर वाली कॉलोनी में से बैक्टीरिया को उठाऊंगा, और अब मैं क्या करूँगा कि नाउ आई विल यूज़ सेकंड एंटीबायोटिक, जिसमें मुझे पता है कि मैंने एम्पिसिलिन में जीन डाला था। तो अब मैं दूसरे नंबर पर एम्पिसिलिन की टेस्ट करूँगा। तो जब मैं एम्पिसिलिन डालता हूँ मीडिया के अंदर, तो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में एक तो मेरे पास पहले ही डेथ हो चुकी थी फर्स्ट वन की, तो क्या लग रहा है सेकंड वाला सर्वाइव करेगा कि थर्ड वाला? बेटा सेकंड वाला तो एम्पिसिलिन पॉजिटिव है ना, क्योंकि एम्पिसिलिन का जीन है। तो द सेकंड वन विल सर्वाइव, बट जो थर्ड वन होगा उसकी क्या हो जाएगी? उसकी एम्पिसिलिन मीडिया में डेथ हो जाएगी। दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट हैं, बट अब की बार क्या है कि सेकंड वाला इज ट्रांसफॉर्मेंट विदाउट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। सो दिस इज विद recombinant vector and the second one is transformant without recombinant vector। तो समझ आया कि मैंने इसमें अब डेथ किसकी हुई? तीसरे की। तो मेरे को पता चलेगा कि जो तीसरा मरा है इसी में तो मेरा एंटीबायोटिक जीन था, वही तो मेरे को सिलेक्ट करना था। सीधी सी बात है। तो दिस इज हाउ दिस सिलेक्शन ऑफ 2 एंटीबायोटिक मीडिया इज डन। बट मेरे को एक बात बताओ, वो तो हमने देख लिया कि जो मर गया उसमें एंटीबायोटिक, उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया, जो हमें चाहिए था वो हो गया, बट वो मर गया बैक्टीरिया। मरने के बाद क्या फ़ायदा उस बैक्टीरिया का? तो हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज़ अ रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। कि मान लो इनिशियली जो ये हम वेक्टर डाल रहे थे, ये जो हमारी स्लाइड बनी थी, इस स्लाइड की हमने एक और कॉपी बना ली एज अ टीज, है ना। लेट सपोज हमारी ये न्यूट्रिएंट मीडिया था और हमने इसमें यहाँ पर कॉलोनी बनाई थी कि बेसिकली एक कॉलोनी यहाँ मिल रही थी, दूसरी यहाँ मिल रही थी, और थर्ड नंबर की कॉलोनी यहाँ थी। व्हाट आई डिड इज, ये मेरी इनिशियल मास्टर प्लेट है जिस पे मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस मास्टर प्लेट को कोई भी नुकसान हो, तो मेरे को सिंपली इसका रेप्लिका बनाना है। तो बेटा रेप्लिका बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक वुडन ब्लॉक लूँगा, दिस इज वुडन ब्लॉक, इसके ऊपर ऐसे वेलवेट का कपड़ा बंधा हुआ है, और इसके ऊपर स्टैंप मार दूँ, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे स्टैंप की तरह रखा और मैं मार्क कर लूँगा इस वुडन ब्लॉक पे। तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आउट ऑफ पेपर आ रहा है कि इसके ऊपर मैंने ऐसे एक स्टैंप लगा दी गोली गोल शेप में, और ऐसे था, ठीक है। और मैंने इधर मार्किंग कर ली कि ये साइड ए थी स्टैंप करते हुए, ये बी थी, और इस स्टैंप को अब मैं उठा के एज अ टीज यहाँ पर ऐसे एक और न्यूट्रिएंट प्लेट में लगा दे रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा ए आ जाए, यहाँ पर बी आ जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस पूरे का एक स्टेंसिल ऐसे यहाँ पर तैयार हो जाएगा कि यहाँ पर पहली कॉलोनी के बैक्टीरिया, यहाँ पर दूसरी के, और यहाँ पर तीसरी के। तो व्हाट आई डिड इज आई सिंपली मेड अ कॉपी और ए रेप्लिका। तो ये मैंने रेप्लिका प्लेट बना ली, ठीक है। तो इस रेप्लिका प्लेट में भी क्या होगा बेटा, यहाँ पर कॉलोनी नंबर 1, कॉलोनी नंबर 2, कॉलोनी नंबर 3। अब वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं रेप्लिका प्लेट कितनी बनाऊँ। मैंने ये बना ली रेप्लिका प्लेट नंबर 1। सिमिलरली आई कैन गो फॉर अनदर वन। तो इसको छोटा कर लेते हैं साइज में थोड़ा सा, एंड ये लो, ये मेरी हो गई रेप्लिका प्लेट नंबर 2। मेरे को किसी भी हालत में अपनी मास्टर प्लेट को नहीं छेड़ना है, ठीक है। मैं ऐसे ही अपनी रेप्लिका प्लेट बना सकता हूँ बेटा, रेप्लिका प्लेट नंबर 3। लेट्स सपोज दिस इज रेप्लिका प्लेट नंबर 3।
अब मेरे को इनमें एक एक करके एक्सपेरिमेंट करना है। सबसे पहले तो क्या होगा, जो पहली प्लेट में मेरी पहली स्टेज होगी वो होगा बेटा सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप नंबर 1 इन प्लेट नंबर 1, एंड आई हैव टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इसके लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या डाला था, हमने टेट्रासाइक्लिन डाली थी। हमने वो वाली एंटीबायोटिक डालनी है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि जो हमें लग रहा है कि फंक्शनल है। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखो हमने कहाँ पर डाला था अपना GY, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस में। तो हम एंटीबायोटिक कौन से यूज करेंगे, टेट्रासाइक्लिन। द मोमेंट आई ऐड टेट्रासाइक्लिन, अब इसमें क्या होगा बेटा, जो ये पहले वाली कॉलोनी थी इसकी तो डेथ हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर तो मेरे को कोई कॉलोनी ही नहीं दिखेगी, सिर्फ दूसरी और तीसरी सर्वाइव करने वाली है। ठीक है, मैंने अपनी रेप्लिका प्लेट नंबर 2 और 3 को सेपरेट कहीं पर रख दिया सेफली। अब इसमें टेट्रासाइक्लिन ऐड कर दी हमने, 1 से 2 दिन वेट करा, कॉलोनी नंबर 1 पूरी तरह गायब होगी, सारे बैक्टीरिया मर गए, सिर्फ दूसरी और तीसरी के बैक्टीरिया जिंदा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब इस रेप्लिका प्लेट नंबर 1 की रेप्लिका बना लूँगा। तो ये देखो, ये मैंने इसका रेप्लिका बनाया। अब इस रेप्लिका, दिस इज रेप्लिका ऑफ प्लेट 1। ठीक है, बस थोड़ी सी लेबलिंग इधर सही कर लेते हैं। ये प्लेट में इसका रेप्लिका था, और अब मैंने वही सेम वुडन ब्लॉक से मैंने इसका रेप्लिका तैयार कर लिया। तो बेटा क्या होगा, इसमें पहले नंबर पे तो वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा। अब मेरे को टेट्रासाइक्लिन ऐड करनी थी, पहले मैं ऐड कर चुका हूँ। अब की बार मैं अगली एंटीबायोटिक ऐड करूँगा, एंड नाउ आई विल ऐड सेकेंड एंटीबायोटिक विच इज एम्पीसिलिन। और जब मैंने एम्पीसिलिन ऐड कर दी तो कौन से बैक्टीरिया की डेथ हुई थी, सेकेंड सर्वाइव हुआ था एंड थर्ड कॉलोनी की डेथ हुई थी। ठीक है, तो थर्ड कॉलोनी की डेथ हो गई एंड सेकेंड क्या होगा, सेकेंड बेसिकली सर्वाइव्स। तो बेटा ये देखो, जो इधर सेकंड वाली सर्वाइव करा था वो क्या था, ट्रांसफॉर्मेंट विदाउट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, और जो थर्ड था जिसकी डेथ हुई थी एम्पेसिलिन डालने पे, क्योंकि एम्पेसिलिन इंसर्शनली इनएक्टिवेट हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एम्पेसिलिन। यही तो चीज़ चाहिए थी हमें, बस वापस पीछे जाओ, हमें कौन सी कॉलोनी नंबर चाहिए, वी नीड दिस कॉलोनी नंबर 3। तो वो 3 की डेथ होगी। तो मेरे को अब इसमें ये पता है कि जो कॉलोनी नंबर 3 थे ना, इस वाले एरिया में, इस प्लेट के इस एरिया में वो वाले बैक्टीरिया हैं विच आर ट्रांसफॉर्मेंट्स, बट दीज आर ट्रांसफॉर्मेंट्स विद विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। या तो ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दीज आर ट्रांसफॉर्मेंट्स विद GUI। तो ये वो वाले बैक्टीरिया होंगे जिनमें GUI सही जगह पे जा चुका है। तो अब मेरे पास देखो, मेरी मास्टर प्लेट अभी भी जिंदा है, मैंने इसमें कुछ नहीं छेड़ा था, ये सारे बैक्टीरिया अभी भी जिंदा है। तो मेरे को ये पता है कि मेरे को सिर्फ एरिया नंबर 3 में से जो बैक्टीरिया इधर दिखेंगे उनमें से मैं कुछ बैक्टीरिया उठा लूँगा और अपने फर्दर फ्यूचर के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करूँगा, एंड आई विल डिस्कार्ड दीज प्लेट्स सेफली। एंड रिमेंबर, हमने इस मास्टर प्लेट के भी 2 रेप्लिका बना के रख लिए थे कि जस्ट इन केस, हमने इसकी भी कॉपी बना के रखी हुई। तो उनमें से हम जो कॉलोनी नंबर 3 की मार्किंग है, हम सिर्फ वहाँ से अपने बैक्टीरिया, जो जिंदा बैक्टीरिया हम वो चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इन बैक्टीरिया को अगर हम एम्पेसिलिन देंगे तो ये तो मरने वाले हैं, वही हमारे ओरिजिनल थे। तो यही था हमारा एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं कि हाउ टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एंड ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वर्सेस ट्रांसफॉर्मेंट्स विदाउट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाया यूजिंग 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो इसमें देखो, हमने एक बार प्लेटिंग करी, हमने 2 बार प्लेटिंग करी, हमारा काम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे, याद करो जब हम PBr322 की बात कर रहे थे उसमें हमने जो डिसएडवांटेज लिखा था, उस डिसएडवांटेज में यही चीज़ मेंशन हुई थी कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि इट रिक्वायर्स प्लेटिंग ऑन 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक मीडियम।
हमारा काम इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें बहुत बार रेप्लिका बनाने पड़ते हैं, फिर उनका ट्रैक रखना पड़ता है कि कौन सा रेप्लिका था, कौन सा मास्टर प्लेट था। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने कौन सा वेक्टर लिया था, वी यूज्ड PUC8 वेक्टर। और बेटा वो जो PUC8 वाला वेक्टर था, अगेन उसमें तुम्हें याद होगा कि जब उसका स्ट्रक्चर हम देख रहे थे तो उसमें एक ओरी पॉइंट था, एक एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन था AMPR, और एक इधर था लैक जेड जीन। और इसी लैक जेड जीन में हमारे पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट थी, यानी कि यहीं पर हमारा GY लाइगेट होने वाला है। AMPR में हमने MCS डाली ही नहीं थी, तो AMPR में जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लाइगेट नहीं कर पाएंगे। तो इस PUC8 का फ़ायदा क्या था कि ये हमें विजुअली हेल्प कर देता था ये बताने में कि कौन सी बैक्टीरिया हैं किस एरिया में उनके पास हमारा GY है और कहाँ पर नहीं है। तो वो जो विजुअल सिलेक्शन था वो कलर प्रोडक्शन के बेस पर था। तो इस PUC8 की मदद से जो हम सिलेक्शन करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट काइंड ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वर्सेस विदाउट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, उस चीज़ को हम कहते हैं ब्लू वाइट सिलेक्शन। अब देखो ये ब्लू वाइट सिलेक्शन कैसे काम करता है, हमें वो चीज़ देखनी है। रिमेंबर in this case if this is PUC8, here we have AMPR, बार बार नहीं लिखेंगे इन चीज़ों को, and here is the lag ZG। इसी की कॉपी बना लेता। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जाने वाला है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर लैक जेड के अंदर जाएगा, तो दिस इज GY, जिसकी वजह से लैक जेड जीन कैसा होगा, नॉन फंक्शनल। बट जो लैक जेड जीन है वो इधर इस केस में क्या है, फंक्शनल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर तो GY है ही नहीं, दिस इज GY लेस, और यहाँ पर हमारा GY है। तो जो केस ए है उसको क्या बोल देंगे, दिस इज ए नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, और जो केस बी हो जाएगा इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज आर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। सेंस बनी। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी वही चीज़ें करनी है, वही एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि हमें कैसे पता कि कौन से इकोलाई में कौन सा वेक्टर है, वी नीड टू फाइंड दैट। तो वो हम किसकी बेसिस पे करेंगे वो हम अभी देखते हैं। नाउ नॉर्मली in this case whenever we are using this lag z, now we are talking about normally लैक ऑपरेंट को याद करो, ये जो लैक जेड जीन था ये एक एंजाइम बनाता है एंड दैट एंजाइम इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, एंजाइम में तो किसी चीज़ का है ना रिएक्शन करवाएगा। तो नॉर्मली व्हाट दिस डज इज इट कैन स्प्लिट लैक्टोज शुगर, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये नॉर्मल नेचुरल रिएक्शन हो रहा है। हमने क्या करा, हमने लैब में एक आर्टिफिशियल कंपाउंड बनाया विच वॉज सिमिलर टू दिस लैक्टोज शुगर एंड दैट वॉज नेम्ड एज कंपाउंड X ले लिया। तो ये X क्या है बेटा, X इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू लैक्टोज। ठीक है, और ये बेटा आर्टिफिशियली मेड है, दिस वॉज मेड आर्टिफिशियली इन लैब। वो क्या करेगा, तो ये बीटा लैक्टो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इस X कंपाउंड को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये इस X कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करेगा। बट ये X कंपाउंड ऐसा था जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसके ऊपर काम करता, काम करने के बाद ये कुछ Y चीज़ बनाता एंड दिस इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। वो जो Y कंपाउंड बना है ना, वो Y कंपाउंड अगर बनेगा तो वो डाइमर बना लेता है और बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है फाइनली। बट ये जो Y है
ये ब्लू कलर का इंसॉल्युबल पिगमेंट बना लेता है, तो ये हमें ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन जो एक्स था वो कैसा था, इट हैड नो कलर, तो वो इनिशियली उसका तो खुद का कोई कलर नहीं था और वो ब्लू कलर है। यानी कि मैंने ये कर दिया इस होल सिनेरियो में। आई नो ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, बट रिमेंबर वट वी डिड इन दिस केस इज कि अगर लैक जेड जीन, हमें बस ये चीज़ देखना है, अगर वो फंक्शनल है, अगर वो जीन फंक्शनल है तो वो एक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। एनसीईआरटी में इस एक्स सब्सटेंस को ही क्या बोला हुआ है, दे कॉल्ड इट एज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, एक ऐसा सबस्ट्रेट जो कलर दे सकता है। तो बेटा लेकिन अगर लैक जेड जीन नॉन फंक्शनल हुआ, तो अगर वो नॉन फंक्शनल हुआ तो वो एक्स को ब्लू कलर नहीं देगा, तो एक्स कलरलेस रहेगा। तो कलरलेस हमें कैसा दिखता है, यहाँ पर नॉर्मल कलर उसका वाइट कलर। हमें बस ये चीज़ देखनी है, ये ब्लू और वाइट कलर हमें बता देगा कि लैक जेड जीन फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल है। और बेटा अगर देखो लैक जेड जीन नॉन फंक्शनल होगा तो वो कैसा होगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होगा, और अगर फंक्शनल है तो वो कैसा होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। ये बात समझ आई। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, तो अगेन देखो व्हाट हैपेंस इज, वही मेरे पास इक्वलाई के मैंने केस ले लिए फिर से। दिस इज इक्वलाई नंबर 1, ये इक्वलाई नंबर 2 है और ये इक्वलाई नंबर 3 है, 1 2 3। इसमें तो मेरे पास कोई वेक्टर ही नहीं आया, तो अगर इसने कोई वेक्टर नहीं उठाया तो ये कैसा होगा, दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो बेटा देखो यहाँ पर क्या दिख रहा था, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है ना, तो ये जीन भी नहीं जाएगा इसके अंदर, तो ये एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में इसकी डेथ हो जाएगी, तो दिस डाइज इन एम्पिसिलिन मीडिया। एम्पिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। देन मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर उठा लिया इसने सेकंड नंबर में जिसकी लैक जेड जीन में GOI था, तो दिस इज GOI। and then in third there is no GOI, कोई GOI वाला वेक्टर नहीं आया। तो अगर बेटा GOI आया है तो लैक जेड जीन कैसा होगा, नॉन फंक्शनल, क्योंकि वो इंसर्शनली इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इन दिस केस द लैक जेड जीन इज नॉन फंक्शनल, बट इन केस ऑफ नंबर 3 द लैक जेड जीन इज फंक्शनल। और याद क्या रखना है, ये वाली लाइन, कि अगर लैक जेड जीन फंक्शनल है तो वो क्या करेगा, हमें ब्लू कलर देगा। ठीक है, तो लैक जेड जीन इज फंक्शनल एंड फंक्शनल मीन्स वी विल गेट ब्लू कलर। इस कॉलोनी में अगर हम एक्स कंपाउंड केमिकल डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ब्लू कलर। लेकिन बेटा अगर लैक जेड जीन नॉन फंक्शनल है तो हमें कैसा कलर मिलेगा, वी विल गेट वाइट कलर। तो अब बताऊं, मेरे को डायरेक्टली देख के पता चल रहा है कि जो वाइट कलर है वो कैसा है, वो ट्रांसफॉर्मेंट है। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, और जो ब्लू कलर आया बेटा वो आने ब्लू कलर की वजह से क्या होगा, है तो ये भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेंट इकोलाई या ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल या ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, वट एवर गोज। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट, बट दिस ट्रांसफॉर्मेंट इज विदाउट, दिस इज विदाउट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ये वाली चीज़ है। तो अब इसको मैं प्रैक्टिकली जब लैब में करके देखेंगे तो वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कैसे एक्सपेरिमेंट होंगे। सिमिलरली कुछ नहीं करना है, हमारे पास ये ऐसे एक ओरिजिनल मास्टर प्लेट थी, दिस वाज आर मास्टर प्लेट। इसमें बैक्टीरिया नंबर 1 है, 2 है, 3 है। इसका हमने एक रेप्लिका बना लिया, डिट्टो। ठीक है, अच्छा ये 1 2 और 3 बेटा ये बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉलोनी है, ये एक सिंगल बैक्टीरिया नहीं, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर नंबर 1 वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमें करोड़ों बैक्टीरिया मिलेंगे, सेकंड वाले एरिया में अगेन करोड़ों बैक्टीरिया मिलेंगे, थर्ड में फिर से करोड़ों मिलेंगे। तो जब मैंने इसका रेप्लिका बनाया 1 2 एंड 3, एंड उस रेप्लिका में मैं सबसे पहले क्या डाल दूंगा, एम्पेसिलिन।
because this ampicillin will help me in segregating और in differentiation of transformant versus non transformant, क्योंकि मेरा जो पक 8 वाला वेक्टर है यहाँ पर देखो उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो अगर कोई ऐसा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनी है जिसमें मेरा पक 8 गया ही नहीं है, देयर दिस इज पक 8 लेस, देयर इज नो पक 8। तो अगर कोई पक 8 नहीं है तो देयर इज नो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और अगर एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट जीन नहीं है तो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में वो बैक्टीरिया मरेगा। मेक्स सेंस। तो इन प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम इज इसकी डेथ हो जाएगी 1 की, और सिर्फ कौन सी कॉलोनी बचेगी, कॉलोनी नंबर 2 एंड कॉलोनी नंबर 3 सर्वाइव्स, है ना। 1 डाइज इन प्रेजेंस ऑफ antibiotic ampicillin and this is due to lack of AMPR gene. Remember this AMPR gene is only in the vector. non transformant क्या होता है, जिन्होंने वेक्टर को उठाया ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसका रेप्लिका बना लूँगा इस वाली स्टेज का। तो आई विल सिंपली क्रिएट इट्स रेप्लिका। तो नेक्स्ट देखो ये रेप्लिका आया। अब बेटा मेरे को तो यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक अब दोबारा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अब इसमें सिंपली क्या कर दूंगा, नाउ आई विल ऐड दिस एक्स सब्सटेंस। ठीक है, वो कोई भी एक्स सब्सटेंस है, मैंने वो डाल दिया जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस था, इस पूरे मीडिया में ऐसे मैंने डाल दिया। ठीक है, दिस इज आफ्टर एडिशन ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग चला गया होगा, बट ये वाली चीज़ में ना है ये थोड़ी सी टेक्निकल और ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट चला जाता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ फोकस। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार वीडियो देख के सबको समझ आ जाएगा, एटलीस्ट 2 से 3 बार इस चीज़ को ज़रूर देख लेना और इसको सेगमेंट्स में देख लेना कि एक बार सिर्फ PBR 322 कवर कर रहे हो, अगले लेक्चर में ब्रेक लेने के बाद सिर्फ पक 8 कवर कर रहे हो, सारा एक साथ मत करना, बहुत बढ़िया मैसअप होगा। नाउ व्हेन आई ऐड दिस, ये जो कलर ऐड करा है वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट था, तो क्या होगा बेटा, उसमें 2 ही केस है, या तो हमारे पास ब्लू कलर आने वाला है या फिर मेरे पास वाइट कलर आएगा। ठीक है, नाउ आई विल सिंपली गो बैक टू द 2 एंड 3। मेरा जो 2 था वो वाइट कलर दे रहा है मेरे को। ठीक है, तो द 2 1 इट प्रोड्यूसेस वाइट कलर अराउंड इट, तो उस एंड देन 3 कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा बेटा, ये ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देगा। अब वाइट कलर को हम कहते हैं कि कोई कलर प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो सिंपली अगर मेरे पास यहाँ पर ब्लू कलर है तो 3 के अराउंड ब्लू कलर दिखेगा, ऐसे कुछ एरिया में जितनी उसकी कॉलोनी होगी। ठीक है, ये ब्लू कलर है और नॉर्मल वाइट कलर जैसा उसका कलर था वैसा दिखेगा। बस कर लिया मैंने सेलेक्ट कि जो ये 2 नंबर वाले बैक्टीरिया थे। अब ये प्लेट मेरे पास कौन सी प्लेट थी, ये तो रेप्लिका ही था, यानी कि ये भी रेप्लिका है, ये भी रेप्लिका, मेरी मास्टर प्लेट तो अभी भी सेफ है। इस मास्टर प्लेट में आई नो अपना ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कौन सा है, वो नंबर 2 है। तो दिस 2 इज ए ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, एंड अगेन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हमने उसको बोला था जिसके अंदर हमारा GY है। तब मैं यहाँ से अपने बैक्टीरिया उठाऊंगा और आगे के फर्दर एक्सपेरिमेंट कर लूँगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लू वाइट सिलेक्शन। इतना तो NCERT में गिवन है। नाउ जो एडिशनल डिटेल है दिस इज़ नॉट इन NCERT, तो ये सबके लिए करना ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल आगे की चीज़ को समझ लेना, मेमोराइज कर लेना, इट्स गुड। नीट में कंपटीशन में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दीज आर दी केमिकल रिएक्शन रिलेटेड डिटेल्स ऑफ ब्लू वाइट सिलेक्शन। तो ये वाला पार्ट बेटा थोड़ा सा एडवांस्ड पार्ट होगा। ठीक है, पहले वाला तो सबको करना ही करना है। उस डिटेल में कुछ नहीं, हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि ड्यूरिंग ब्लू वाइट सिलेक्शन जो हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज़ कर रहे थे, द क्रोमोजेनिक
substrate used in blue white selection is as chemically known as एक्स गैल और एक्स गैलेक्टोज। ठीक है, उसको एक्स गैल कहता है। अब इस एक्स गैल का जो IUPAC नेम है हमें वो भी देखना है। ठीक है, तो इस एक्स गैल को क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज केमिकली 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडॉयल बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोसाइड। बस ये चीज़ है, पहली चीज़। ठीक है, दिस इज एक्स गैल, ये उसका केमिकल नाम है। अब इस एक्स गैल के साथ साथ हम ब्लू वाइट सिलेक्शन में हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इन ब्लू वाइट सिलेक्शन, आई सिंपली राइट फॉर, सो इन ब्लू वाइट सिलेक्शन we are using लैक Z जीन, है ना? और ये जीन किसका बेटा? दिस इज ए जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन। अब लैक्टोज ऑपेरॉन तुमने जेनेटिक्स में बॉटनी में ज़रूर पढ़ा होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा वो भी जानना ज़रूरी है, तो एक बार वो रिवाइज कर लेना है अगर ये वाला पार्ट किसी को भी समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, बट लैक ऑपेरॉन ना एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, वो हमेशा स्विच ऑन नहीं रहता, तो वी नीड टू स्विच ऑन लैक ऑपेरॉन बिफोर लैक जेड जीन बिकम्स फंक्शनल। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? वी नीड टू स्विच ऑन लैक ऑपेरॉन। अगर वो बैक्टीरिया में लैक ऑपेरॉन स्विच ऑन होगा तो उसी वक्त सो दैट लैक जेड बिकम्स ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, उसका ट्रांसक्रिप्शन हो पाए। और अगर वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होगा तो बेटा उसका mRNA नहीं बनेगा, और अगर एक्टिव है तो उसका mRNA बन गया, फिर इसका ट्रांसलेशन होगा, फिर इससे क्या बन जाएगा? फंक्शनल एंजाइम तभी बनेगा जब लैक जेड जीन चलेगा। तो लैक जेड जीन को स्विच ऑन कराना है तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लैक ऑपेरॉन को स्विच ऑन कराना पड़ेगा। एंड नॉर्मली लैक ऑपेरॉन का स्विच ऑन कौन करवाता है? प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। सो प्रेजेंस of lactose equals a switch on or a switch on for lac operon। बट लैक्टोज दे दिया तो फिर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो क्या कर लेगा? वो हमारे पास इस लैक्टोज को यूज करना शुरू कर लेगा। दूसरा, इसका जो लैक ऑपेरॉन का जो स्विच ऑन होता है टेक्निकली दैट इज एलो लैक्टोज, बट अगेन हमें उन डिटेल्स में नहीं जाना है। तो व्हाट वी नीड टू वी बेसिकली नीड टू यूज समथिंग दैट कैन मेक दिस लैक ऑपेरॉन स्विच ऑन। तो उसके लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं? वी यूज IPTG। IPTG acts as switch on for lac operon, or it makes presence of IPTG chemical in bacteria switches on its lac operon. What is this IPTG? This IPTG is basically inducer of लैक ऑपरेन। और इंड्यूसर का मतलब क्या था बेटा? जो उसका स्विच ऑन करा दे। एंड ये कैसे कराता है? बिकॉज IPTG इट इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ एलोलैक्टोज, सो दिस इज ए मॉलिक्यूलर मिमिक ऑफ एलोलैक्टोज। और नेचुरली क्या था? एलोलैक्टोज ही हमारा इंड्यूसर था लैक ऑपेरॉन का, बट हम नेचुरल चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने क्या यूज़ कर लिया? हमने IPTG नाम का केमिकल यूज़ कर लिया जिसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एलोलैक्टोज के जैसा ही था। अब ये IPTG क्या है? दिस IPTG इज सिंपली आइसोप्रोपाइल बीटा डी थायो गैलेक्टो पायरेनो
साइड। ठीक है, ये वाली चीज़। फुल फॉर्म हार्डली कभी कोई पूछता है, कभी आएगा नहीं ना। आईपीटीजी का फुल फॉर्म आता है ना, कभी भी तुमसे एक्स गैल का फुल फॉर्म पूछेगा। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस था वो कैसा सब्सटेंस है, वो एक्स गैल है। यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो क्या होता है कि दिस एक्स गैल इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका कोई इधर प्रोडक्ट बनेगा। एक्स गैल सबस्ट्रेट था, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। बेटा वो जो भी प्रोडक्ट बनेगा केमिकली, वो प्रोडक्ट क्या करता है, वो तुरंत डाइमर बना लेता है। इट डाइमराइजेज एंड इट ऑक्सीडाइजेज, तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड देन इट गिव्स ब्लू कलर। तो अगेन फाइनली जो हम देख रहे हैं वो तो ब्लू कलर्ड कंपाउंड ही है। तो ब्लू कलर की बेसिकली काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट लाइक सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है इस केस में। ठीक है, दिस इज अ ब्लू कलर्ड इनसॉल्युबल पिगमेंट, ये चीज़ याद रखना। यही था बस, डिटेलिंग में हमें एक्स गैल के बारे में देखना था, ब्लू कलर के कंपाउंड के बारे में देखना था, और आईपीटीजी, ये तीन चीज़ें ही एक्सेस डिटेल में आती हैं जो नॉर्मली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही एज अ समरी जो हमने अब तक करा। हमने लेक्चर की शुरुआत में देखा था कि हम वेक्टर से शुरू कर रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले देखा कि हाउ डू वी सेलेक्ट, हमारा मेन गोल इस लेक्चर में क्या था, दैट वाज सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। एक तो हमने ये चीज़ देखी थी, एंड दूसरा was, and what we did is basically we studied that how selection of transformant with recombinant vector versus transformants without recombinant vector is done in PBR 322 by using two antibiotic resistance gene, and how this process is done in PUC8 vector systems by using blue-white colony selection, that is PUC8 vector systems। हमने ये चीज़ें करी है। इनमें से हमारे लिए इजी कौन सा था, वो PUC8 वेक्टर सिस्टम है, क्योंकि इसमें सिंगल स्टेप है, हमें 2 बार एंटीबायोटिक की प्लेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो PBR 322 का केस था वो क्या था, वो थोड़ा सा cumbersome केस था। सो दिस वॉज द फाइनल पार्ट नंबर 3 ऑफ वेक्टर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इस चैप्टर का फाइनल पार्ट जो है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, कौन कौन सी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।